देखिए, कल हम जजमेंट राइटिंग स्टार्ट की थी। और जजमेंट राइटिंग में हमने ये देखा था कि जजमेंट में जो भी हो रहा है, भाई जो भी जजमेंट में हो रहा है, वो सारी की सारी प्रोसेस हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट में प्रैक्टिकली सारी बातें लिखनी पड़ती है जो कोर्ट में प्रोसेस हुई है। तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले हमने देखा एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। क्योंकि जब कोर्ट में जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको ये बात लिखनी होगी कि परिवादी ने ये इंफॉर्मेशन दी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, और एफआईआर नंबर ये इस सेक्शन में, और रजिस्टर्ड करके इसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन, कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो। फिर उसके बाद में जो सेकंड बात होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन की। सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि पुलिस अधिकारी ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया। जैसे हम कल देख रहे थे कि 379, 303(2) बीएनएस और आईपीसी, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कल देखी थी कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या किया। भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या किया, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो भी कंप्लेनेंट थे उसके स्टेटमेंट लिए 161 के। फिर उसके बाद में जहां घटना हुई थी वहां पर जाकर के उसने मैप बनाया, नक्शा मौका बनाया। फिर दो व्यक्तियों के इन 161 के स्टेटमेंट और लिए जिसे मामले के बारे में पता था। उसके बाद में अक्यूज को अरेस्ट किया और उसका अरेस्ट मेमो बनाया। ठीक। फिर उसके बाद में अक्यूज से जो बाइक जब्त हुई थी उसका सीजर मेमो बनाया। उसका सीजर मेमो बनाया। फिर उसके बाद में जहां से बाइक सीज हुई थी उस जगह का मैप बनाया, और अक्यूज की आइडेंटिफिकेशन पे जिस जगह से बाइक चोरी हुई थी वहां का मैप बनाया। ये हमने कल देखा था। तो ये सारी बातें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आपको ये लिखना होता था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये ओरल एविडेंस और ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस को क्या किया, कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद में अक्यूज के विरुद्ध अपराध फाइंड आउट माना और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। तो इसके बाद में तीसरा हमने पोर्शन देखा था वो थी चार्जशीट। तीसरा था जो हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था वो था चार्जशीट। फिर हमें बताना पड़ता है कि कोर्ट में एक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट कोर्ट में पेश। फिर चार्जशीट के बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज आती है वो आती है कोग्निजेंस की। नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है कोग्निजेंस की, कि अक्यूज के विरुद्ध कोर्ट ने क्या लिया है, कोग्निजेंस लिया है, संज्ञान। संज्ञान के बाद में जो पांचवा स्टेज था वो था चार्ज आर्गुमेंट। नेक्स्ट क्या था, चार्ज आर्गुमेंट। चार्ज आर्गुमेंट का मतलब होता है सेक्शन 101 एविडेंस। ठीक, जिसमें प्रोसिक्यूशन को अपना मामला क्या करना होता है, एस्टेब्लिश करना। अगर प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एस्टेब्लिश नहीं करता तो कोर्ट अक्यूज को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। कोर्ट अक्यूज को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर। ठीक। अगर डिस्चार्ज नहीं करता है तो फिर क्या बनाएगा, चार्ज। डिस्चार्ज नहीं करता है तो फिर क्या करेगा, चार्ज बनाएगा। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है,
देखो, चार्ज का मतलब होता है फॉर्मल एक्वाजिशन, यानी औपचारिक दोषारोपण। औपचारिक दोषारोपण का मतलब होता है खुले कोर्ट में उस पर दोष आरोपित कर कि भाई आपने ये अपराध किया। क्यों? क्यों चार्ज क्यों लगाया जाता है? कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछ लेते हैं कि चार्ज क्यों फ्रेम किया जाता है, चार्ज की जरूरत क्या है? हाँ, देखो, चार्ज का मतलब होता है, चार्ज जो हम सुनाते हैं वो पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो कम से कम उसे ये बताएं कि हम कौन से अपराध की आपके खिलाफ प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो। जब सामने वाले को पता होगा तभी तो डिफेंस कर पाएगा। आपको वो जैसे वो आता है सेक्शन 215 कि चार्ज में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो कहता है ये देखा जाएगा कि उससे वो कोई भुलावे भी नहीं पड़ा हो जिससे उससे अन्याय हो गया हो, ये दे रखा। तो ये पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी नेचुरल जस्टिस है कि उसे ये बताया जाएगा कि आपने ये अपराध किया है, हम इसकी ट्रायल कर रहे हैं, आप अपनी डिफेंस कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो आप अपनी डिफेंस कर सकते हो। ये क्या हो गया? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है फॉर्मल एक्वाजिशन। अब चार्ज कैसे बनता है? तो सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है? कोर्ट का नाम होता है। तो कौन सा अपराध है? अपराध कौन सा था हमारा? कौन सा अपराध था? चोरी का था। ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखो, एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट शेड्यूल को खोलना और फर्स्ट शेड्यूल को खोलने के बाद जो भी सेशन ट्रायल केसेस हैं उनकी लिस्ट बना लेना, अलग लिस्ट बना लो। तो ये आपके दिमाग में आ जाएंगे कि सेशन ट्रायल केसेज कौन से हैं, उनकी संख्या कम है, उसके अलावा बाकी सारे ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। तो आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि हमें चार्ज लगाते वक्त या जजमेंट लिखते वक्त कौन से कोर्ट का नाम लिखना है। इजी हो जाएगा। तो आप एक काम करो, फर्स्ट शेड्यूल को लो और फर्स्ट शेड्यूल को लेने के बाद में जितने भी वो हैं कौन से ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, उनकी लिस्ट बना लो और उनको याद कर लो। भाई वो तो गए, और उसके अलावा जो भी बाकी है उस लिस्ट में जो नहीं आ रहा उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना। तो सबसे पहले आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अभी से करोगे, तो ये लिस्ट आपको याद हो जाएगी कि कौन से ट्रायल बाय। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बढ़िया जजमेंट भी लिख दिया और कोर्ट का नाम गलत लिखा है तो देखो, यहां तो कुछ नहीं, यहां तो 2-3 नंबर काटता है, लेकिन 2-3 नंबर भी मेंस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एमपी में तो 0 देते हैं कोर्ट का नाम गलत होता है। नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा सा वो प्रोसीडिंग के 2-3 नंबर दे देते, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर बात वही हो जाती है। तो इसलिए कोर्ट के नाम को ध्यान में रखें। चार्ज फ्रेमिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले न्यायालय का नाम, कि न्यायालय, इन द कोर्ट ऑफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। ठीक। अगर जगह का नाम दिया हुआ है तो जगह का नाम लिखना, अगर जगह का नाम नहीं लिखा हुआ है तो जगह को डेस कर देना। ठीक। फिर कोर्ट केस नंबर। बेटा चार्ज में नहीं आता। चार्ज में तो बोलता है ना कि मैं मजिस्ट्रेट ये, आगे बात समझ, इसमें नहीं आता ना। फिर हो गया सरकार वर्सेज
एक्स। ठीक है, इसकी डिटेल नहीं आती, केवल इतना ही आता है। फिर अपराध, इसका मतलब होता है बेटा क्रिमिनल केस नंबर, है ना। है ना, आप चाहो तो ये लिख सकते हो आपराधिक, आपराधिक प्रकरण संख्या, है ना। हिंदी में आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो आपराधिक प्रकरण संख्या। फिर उसके बाद में आप लिखोगे आरोप। फिर उसके बाद में आप लिखोगे आरोप। आरोप के कंटेंट्स में सबसे पहले आता है मैं मजिस्ट्रेट, अपना नाम मत लिखना, अपना नाम मत लिखना, खाली छोड़ना है। आप अभियुक्त, देखो अगर अभियुक्त की नाम पर दिया हुआ है तो नाम लिखना, प्रॉब्लम में अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना। अभियुक्त एक्स पर, पर अब देखो सिंगल हेड है, केवल एक ही चार्ज है तो सिंगल हेड का है। पर आरोप लगाता हूं कि दिनांक, समय, स्थान पर आपने वाई की कब्जाशुदा मोटरसाइकिल नंबर की चोरी की है और आपका यह कार्य या कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 379 या बीएनएस की धारा 303 दो में दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है। 303(2). अब एक चीज ध्यान रखना आप, अगर इंसिडेंट में जो दे रहा है अगर 1 जुलाई 2014 से पहले की है तो आईपीसी का चार्ज लगाना, और इंसिडेंट 1 जुलाई 2024, सॉरी 2024 के बाद का है तो फिर बीएनएस की धारा लगा, है ना। तो वो आप प्रॉब्लम एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, क्या आइडेंटिफाई करके ये देख लेना कि अपराध, है ना। और कब्जाशुदा मोटरसाइकिल नंबर की चोरी की। और अब देखो, चोरी में चोरी का तरीका बताना जरूरी है क्या? तो जहां पर जैसे मर्डर है, मर्डर में मर्डर का तरीका बताने की जरूरत है ना। क्योंकि कई किताबों में क्या रखा है कि बेईमानी के आशय से लेने के लिए हटाया, इस प्रकार की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं। चोरी का मतलब चोरी है, अपने आप ही डेफिनेशन में आ रही है ना। अभी तो हम एक, जो हमारा वो है कौन सा, जो प्रॉब्लम ली थी उस प्रॉब्लम के बेस पे हम एक बार सारा डिस्कस कर लेते हैं जजमेंट तक का, फिर एक एक चीज को, है ना, डिस्कस करें कि हर चीज कहाँ कहाँ काम आती है। मेरे प्रसंज्ञान में है और
अतएव द्वारा मैं निर्देश देता हूं कि यह न्यायालय देखो यहां पर ये लिखेगा कि मैं डायरेक्शन देता हूं और यह न्यायालय आपका उक्त अपराध सॉरी उक्त आरोप के लिए आरोप के लिए विचारण करे। उक्त आरोप के लिए आपका विचारण करे। फिर यहां पर हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जगह का नाम छोड़ दो। फिर उसके बाद में काउंटर स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज। अरे उसको थोड़ा सा खिसकाओ। वही है सारे। हाँ 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 चल गए ना आपका। हाँ यही है सारे। हाँ आगे आगे। हाँ वो उस दिन वो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिर काउंटर स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज। फिर नेक्स्ट क्या है? काउंटर स्टेटमेंट अभियुक्त का प्रतीकथन। ठीक। इसमें अभियुक्त से दो क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं बेटा अभी हम केवल प्रोसीजर देख रहे हैं। मैं एफआईआर से स्टार्ट करता हूं जजमेंट तक की एक प्रोसीजर हम समझ सकते। फिर एक एक चीज को हम डिस्कस करें। नहीं वो आरोप अलग से लगेगा। हाँ है ना। अभी तो मैं केवल वो डिस्कस कर रहा हूँ पूरी प्रोसीजर डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको जजमेंट में लिखनी है प्रैक्टिकली। है ना। फिर हम एक एक चीज को अलग से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं एक बार आपके दिमाग में एक पिक्चराइजेशन करना चाह रहा था कि भाई एक बार पिक्चराइजेशन हो जाए कि भाई हमें क्या पढ़ना है। भाई मैं स्टार्टिंग में चार्ज बनाना सिखा दूं फिर जजमेंट में इनका यूज कहाँ आता है एफआईआर का यूज कहाँ आता है हम जो चीज पढ़ रहे हैं उनका आगे यूज कहाँ आएगा। क्योंकि लास्ट तक यही डाउट रहेगा कि सर एफआईआर रजिस्ट्रेशन सिखा रहे हैं आज तक किसी ने नहीं बताया क्या जरूरत है। तो वो जरूरत है कहाँ काम आएगी। इन्वेस्टिगेशन आपको बता रहा हूं वो जरूरत है वो कहाँ काम आएगी क्योंकि जो बाकी पढ़ा रहे हैं वो परफॉर्म में पढ़ा रहे हैं और एग्जामिनर परफॉर्मो पे नंबर नहीं देता। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछली बार जो आरजेएस में निबंध आया इंग्लिश में वो निबंध एक जजमेंट के बेस पे था। अब वो किसी को नहीं आता था। सबने किस पे किया? सबने जो पहला जो लॉ का था वो जुडिशियल एक्टिविज्म टिकाना शुरू कर दिया।
गलती से कॉपी चेक करने के लिए ऐसे जज को दे दी, पहला क्वेश्चन, जो सुपर इंटेलिजेंट, यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट किया है, कल अगर वो डाइस पे बैठ रहे हैं तो वो पढ़ करके जाते हैं, यानी पहले दिन का लो पढ़ने के बाद ही दूसरे दिन डाइस पे बैठते हैं। उनसे जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी पूछ कुछ और रहा है, लिख आप कुछ रहे हो, फिर आप ये कहते हो कि साहब हम तो एनएलयू में पढ़े हुए हैं। तो बात है कंटेंट्स, आगे बात समझ, क्योंकि जजमेंट कॉपी वो चेक करेगा जो रोज जजमेंट लिख रहा है। भाई जजमेंट की कॉपी आपका वो व्यक्ति चेक करेगा जो रोज जजमेंट लिख रहा है। नहीं, वो ये था एब्सोल्यूट एक्विटल। हाँ, वो एब्सोल्यूट उस पे था, एक्विटल पे। तो अभियुक्त का प्रतिकथन, है ना, इसमें अभियुक्त दो क्वेश्चन पूछता है, इसमें अक्यूज दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि भाई मैंने आपको आरोप सुना दिया, कि मैंने आपको जो आरोप सुनाया, जो अपराध का आरोप सुनाया, क्या आप समझ गए आंसर? हाँ। दूसरा, क्या आप आरोप स्वीकार करते हो या ट्रायल या अन्वीक्षा चाहते हो? फिर इसका उत्तर होता है आरोप अस्वीकार अन्वीक्षा, अन्वीक्षा का मतलब होता है ट्रायल, चाहे। ये दो क्वेश्चन होता है। उसके बाद में वही हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जगह का नाम, और इधर हस्ताक्षर अब, इधर हस्ताक्षर अभियुक्त। समझ गए? इस प्रकार से आरोप, ठीक। आरोप के बाद में अक्यूज से पूछा जाता है कि भाई आप स्वीकार कर रहे हो। अगर वो कहता है कि भाई स्वीकार है तो उसे दोष सिद्ध करके और कन्विक्शन कर दिया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया और उसे दोष सिद्ध किया, ध्यान रखना दोष सिद्धि तो किस पे हो गई, उसकी कन्फेशन पे हो गई। लेकिन ध्यान रखना दोष सिद्धि के बाद पे जब हम उसे दंड दे रहे हैं तो दंड के बिंदु पर अक्यूज को सुना जाता है। कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अक्यूज को अपना अपराध स्वीकार किया है तो कोर्ट उसे दंड के बिंदु पर सुनवाई किए बिना दंडादेश दे सकता है क्या? तो ध्यान रखना केवल उसमें दोष सिद्धि दे रखी है कि कोर्ट अपने सविवेकानुसार दोष सिद्ध करेगा, तो कन्विक्शन तो कर सकता है, लेकिन दंड देगा तो दंड के बिंदु पर सुनना मैंडेटरी है ना। तो दंड के बिंदु पर उसे सुना जाएगा। फिर उसके बाद काउंटर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज हो गया,
जिसमें दो बातें होती है कि भाई मैंने आपको आरोप समझाया, सुनाया, समझ गए। वो कहता है हाँ, और वो कहता है अब आप क्या चाहते हो, अपराध क्यों स्वीकार करते हो या अन्वीक्षा चाहते हैं। अब जैसे ये हो गया कहां तक, अन्वीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट होता है कि जो चार्ज शीट होती है ना आपकी, है ना, उस चार्ज शीट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है, सॉरी, लिस्ट ऑफ विटनेस होती है। जैसे मैं आपको एक बार व्हाट्सएप करता हूं। देखो, इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी, लिस्ट ऑफ विटनेस है, किसमें, चार्जशीट में। अब अगर वो ट्रायल चाहता है तो फिर कोर्ट क्या करता है, जो विटनेस है उनको बुलवाता है। और विटनेस कहां से आएंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस। भाई, प्रोसिक्यूशन विटनेस की तारीख देगा नेक्स्ट चार्ज लगाने के बाद, और विटनेस को कॉल करेगा। फिर ये क्या करेगा, विटनेस को जो गवाह है उनको कॉल करेगा। आगे बात। अब गवाह कौन से, जैसे लिस्ट में नंबरिंग दे रखी है, पहले गवाह, दूसरे गवाह, तीसरे गवाह, तीन गवाहों को कॉल कर, तीन गवाहों को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद ये गवाह आ गए कहां पर, ठीक। कोर्ट में आने के बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो इसकी चीफ एग्जामिनेशन कर, ध्यान रखना, अगर चेक का मामला है तो एफिडेविट पे आता है क्या, चीफ एग्जामिनेशन। और बाकी सारे मामलों में प्रोसिक्यूशन कोर्ट में गवाह को खड़ा करके उसकी चीफ एग्जामिनेशन करवाता। आगे बात समझ। अब जो गवाह आता है उस गवाह का नंबर डलता है। जैसे मान लीजिए पहला गवाह 2 नंबर वाला आया, तो ये हो गया प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। आगे बात समझ। फिर मान लीजिए दूसरे नंबर पे 5वें नंबर का आया, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2। तो जो गवाह कौन से प्रोसिक्यूशन के होते हैं उनको बोलते हैं हम पीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यू, प्रोसिक्यूशन विटनेस। और बाकी जो होते हैं अक्यूज के जो गवाह होते हैं उनको बोलते हैं डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू का मतलब हो गया डिफेंस विटनेस, डिफेंस विटनेस। तो ध्यान रखना, प्रोसिक्यूशन विटनेस और अक्यूज की तरफ से जो आते हैं वो कौन से, डीडब्ल्यू। अब जब ट्रायल हो रही है तो ट्रायल के दौरान जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसके लिए जो सिविल रूल्स बने हुए हैं, उन के जो जनरल रूल्स बने हुए उनमें ये प्रोविजन है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब तक एग्जिबिट नहीं होता तब तक साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाए। तो डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करना जरूरी होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से आते हैं उनको बोलते हैं एग्जिबिट पी, या प्रदर्श P1, प्रदर्श P2।
यानी प्रोसिक्यूशन की ओर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं वो ब्रदर्स, P1 P2, है ना। और डिफेंस की तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं वो होते हैं एग्जिबिट D1, एग्जिबिट D2, या वही ब्रदर्स D1, ब्रदर्स D2। तो कहने का मतलब अगर विटनेस है P W, P W, अगर डिफेंस की तरफ से है D W, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होते हैं उनको बोलते हैं हम एग्जिबिट P1, और ये एग्जिबिट P2, और ये D1 D2, D1 परदस D1 D2, जैसा आपका मन करे वैसे। ये तो हो गया कौन सा, ओरल एविडेंस, आई विटनेस। ये तो हो गया आई विटनेस, ये हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके अलावा आता है भौतिक, फिजिकल एविडेंस। जैसे मान लीजिए कि शराब की बोतलें मिली हुई हैं, गांजा मिला हुआ है, चोरी का सामान है, इन सबको बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस है P W, D W, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है एग्जिबिट P1, एग्जिबिट D1, है ना। और फिर अगर कोई दस्तावेज है, आर्टिकल है, जैसे खून से सने हुए कपड़े, चाकू, पिस्तौल, ये सब क्या है, आर्टिकल है। तो अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तब तो हम डालते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, इस पे P वगैरह कुछ नहीं लिखते। प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या डलता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, जो भी जितने भी हैं। और अक्यूज की तरफ से जो होता है उसमें होता है आर्टिकल A1, आर्टिकल अब मान लीजिए अक्यूज दो हैं तो जैसे मान लो पहले ने ये पेश किया है, दूसरे ने ये पेश किया है, तो फिर ये हो जाएगा आर्टिकल B1 अक्यूज के लिए ऑप्शन, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो एक ही होगा। और एक अक्यूज ने पेश किया है तो A1 हो गया, दो ने पेश किया है तो एक का A1 हो गया, दूसरे का B1 हो गया, तीसरे ने पेश किया है मान लीजिए तो आर्टिकल। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बात समझ में। तो डोको ओरल एविडेंस को हम बोलते हैं P W, अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तो। अक्यूज की तरफ से है तो हम बोलते हैं D W, ठीक। अगर दस्तावेजी साक्ष्य है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम बोलेंगे एग्जिबिट P1, उसको बोलेंगे एग्जिबिट D, या परदर्श P, परदर्श D, है ना। ये लिखा जाए। और जो भौतिक साक्ष्य हैं उन पे क्या डलेगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2, कब किसकी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की ओर से। और अक्यूज की तरफ से है, एक अक्यूज के लिए दो हैं तो A और B, तीन है तो जिसने पेश किया है उसके अकॉर्डिंग। आगे बात समझ। तो ये आ गया हमारा क्या, ट्रायल, ठीक। ट्रायल में जैसे ये लिस्ट है, इस लिस्ट के सारे गवाह थे, जो जैसे मैंने अभी आपको लिस्ट व्हाट्सअप की है, इस लिस्ट के सारे गवाहों को कोर्ट बुलाता है, उनके सबकी एग्जामिनेशन होती, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्ट है उसको क्या करवा दिया जाता है, एग्जिबिट करवा दिया जाता है। और जिन चीजों पर आर्टिकल डलना होता है आर्टिकल डल जाता है। जब लिस्ट ऑफ विटनेस खत्म हो जाती है ना, सारे गवाहों के बयान हो जाते हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो होती है सेक्शन 313 CRPC में एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज।
बयान मुलजिम, इसको क्या बोलते हैं? बयान मुलजिम या एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज कब होती है? प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होने के बाद, डिफेंस से पहले। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है इसमें? जो भी गवाह हैं, आए हैं, भाई जो भी गवाह कोर्ट से आए हैं, उन गवाहों ने अक्यूज के अगेंस्ट जो बात बोली है उसके बारे में उससे पूछा जाता है। जैसे अक्यूज से ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि भाई देख, PW1 जो कंप्लेनेंट है वो आपके खिलाफ आया और कोर्ट में आपके खिलाफ ये बात बोली और ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए। अब बताओ आपको क्या कहना है? दूसरा, वो कैसा, आप झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हो गया कि भाई देख, PW2 है, इसने आपके, ये आई विटनेस है, इसने आपके अगेंस्ट में ये बात बोली, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये बात बोली। तो जितने गवाह हुए हैं उन्होंने अक्यूज के अगेंस्ट जो बातें बोली हैं उनका एक्सप्लेनेशन लिया जाता है, किसमें? बयान। आगे बात समझ में, इसमें क्या किया जाता है? फिर उसके बाद में ये हो गया, क्या हो गया? बयान मुलजिम हो गया। उसके बाद में जैसे ही बयान मुलजिम होता है उसके बाद में कोर्ट उससे कहती है कि भाई आप अपनी सफाई में या डिफेंस में कोई एविडेंस पेश करना चाहते हो तो आप पेश कर। तो ध्यान रखना, अगर अक्यूज डिफेंस में एविडेंस पेश कर रहा है तो लेने के लिए कोर्ट बाध्य है। केवल तब मना कर सकता है जब उसे लगता है कि भाई परेशान करने का मतलब है, विलंब करना चाहता है प्रोसीडिंग को, और बाकी कोई मतलब वाली बात नहीं। फिर प्रोसिक्यूशन डिफेंस में विटनेस आते, डिफेंस के जो विटनेस आते हैं उनकी लिस्ट पेश करता है और उनको साथ प्रोड्यूस करता है। फिर यहां पर हो गए कौन से? डिफेंस में वे, किसके बाद भाई? देखो, हम कहां तक देख रहे थे प्रोसीडिंग को? हमने चार्ज देखा, ये रहा आपका चार्ज, है ना? चलो। भाई ये चार्ज हो गया, चार्ज के बाद में होता है क्या? विचारण या ट्रायल। नहीं, अब ये पार्ट किसका आ गया? ट्रायल का आ गया। ये प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट हो गए, है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ गया डिफेंस एविडेंस। नेक्स्ट हो गई डिफेंस में एविडेंस। डिफेंस के एविडेंस के बाद में जो नेक्स्ट एविडेंस आती है उसको बोलते हैं हम फाइनल आर्गुमेंट। फाइनल आर्गुमेंट्स, इसको बोलते हैं फाइनल आर्गुमेंट्स। है, हाँ, अंतिम बहस, बहस अंतिम। अब फाइनल आर्गुमेंट में भाई क्रिमिनल लॉ के कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि जब तक किसी अपराधी का, एक्यूज का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट माना जाए। और दूसरा, किसी भी अभियुक्त का मामला बियॉन्ड डाउट प्रूव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की।
आगे बात समझ, यानी मामले को बियॉन्ड डाउट साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रोसिक्यूशन की है, कि प्रोसिक्यूशन अपने मामले को बियॉन्ड डाउट प्रूफ करे, ये जिम्मेदारी। फाइनल आर्गुमेंट में यही आता है। फाइनल आर्गुमेंट में अक्यूज प्रोसिक्यूशन मामले को स्टार्ट करता है। कोर्ट पूछता है कि भाई आपका मामला किस प्रकार से बियॉन्ड डाउट प्रूफ है ना, बियॉन्ड डाउट प्रूफ हो रहा है। तो कहता है ठीक है भाई, सबसे पहला तरीका तो बियॉन्ड डाउट किसी मामले को प्रूफ करने के लिए वो ये बताते हैं कि साहब देखो, ये अक्यूज कंप्लेनेंट की कंप्लेंट है, और इस कंप्लेंट के सपोर्टिंग एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये है, ओरल एविडेंस ये है, और इस प्रकार से मामला बियॉन्ड डाउट। अक्यूज का काम होता है उसमें डाउट क्रिएट करना। अगर फाइनल आर्गुमेंट में प्रोसिक्यूशन अपने मामले को बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करता, तो कोर्ट क्या करेगा? अभियुक्त को दोष, और दोष मुक्त करता है तो ऑर्डर करेगा कि भाई फ्री कर। ठीक। और अगर प्रोसिक्यूशन अपने मामले को क्या करता है, साबित कर देता है, तो फिर क्या करेगा? दोष, ये अपने मामले को साबित कर देता है तो दोष। और तीसरी बात, अगर दोष सिद्धि हो गई तो उसके बाद में कोर्ट का सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये देखेगा कि मामले की परिस्थितियों में पीओ का लाभ दे सकते हैं क्या? अगर उसे लगता है कि पीओ का लाभ दिया जा सकता है, तो पहली ड्यूटी है उसकी पीओ का लाभ देगा। और अगर पीओ का लाभ नहीं दे रहा है, तो क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट या दंड के प्रश्न पर क्या करेगा? सुनवाई। दंड के प्रश्न पे क्या होती है? सुनवाई। ठीक। फिर इसे क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 वर्ष का सादा कारावास और 1000 रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, ये हो गई क्या? सजा। कि भाई ये इसको दिया गया सजा। फिर इसके बाद में जब ये वहां जाता है, कहां पर? जेल में। तो जेल के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है कि इसका एक सजा वारंट तैयार किया जाए। क्या किया जाए? सजा वारंट, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस वारंट, सजा वारंट। अब इस सजा वारंट में ये लिखा जाता है कि इस आदमी को कितने दिन जेल में रखना है। जैसे मान लीजिए 1 साल की सजा हुई है, और ड्यूरिंग ट्रायल ये 3 महीने जेल में रहा है। भाई ड्यूरिंग ट्रायल 3 महीने ये कहाँ रहा है? जेल में। तो सजा वारंट कितने महीने का हो जाएगा? 9 महीने। फिर जिसमें 400 किसको, 28 को हम क्या करेंगे? सीआरपीसी को सेट ऑफ करेंगे, और फिर सजा वारंट दिया। ठीक। फिर इसी में हम प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का ऑर्डर करते हैं कि भाई जो ये बाइक है, अब डिसीजन हो गया बाइक मान लो पहले छुड़ा ली तो ठीक है, नहीं तो हम ये लिखेंगे कि अपील की समय समाप्त होने के पश्चात किसको दे दिया जाए? कंप्लेनेंट को दे दिया जाए, है ना। और अक्यूज अगर पहले से बेल पे है तो उसके बेल बॉन्ड को हम क्या करते हैं? संप्रत करते हैं। तो ये ऑर्डर होते हैं 4, किसके बारे में? पहला सेंटेंस का हो गया, दूसरा उसका सेंटेंस वारंट तैयार करने के लिए, प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के लिए,
और उसके बाद में जो बेल बॉन्ड है उनको सस्त करके इसे जेल भिजवाया जाता है। ये 4 ऑर्डर होते हैं हर किस में, एक्विजिटल के जजमेंट, सॉरी, कन्विक्शन के जजमेंट। ठीक। फिर ये हो गया उसका कन्विक्शन और सजा। तो हमने क्या क्या देख लिया एक जजमेंट के पार्ट के रूप में? भैया हमने क्या क्या देख लिया? सर। देखो, हेलो। सबसे पहले हम कहां से शुरू कर रहे थे? एफआईआर से, है ना? दूसरा, इन्वेस्टिगेशन, है ना? तीसरा, चार्जशीट। चौथा, कॉग्निजेंस। पांचवा, चार्ज आर्गुमेंट। छठा, चार्ज, हाँ, डिस्चार्ज। फिर चार्ज के बाद में ट्रायल, सर। के बाद में एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। फिर उसके बाद में डिफेंस, फाइनल आर्गुमेंट और जजमेंट। ये पार्ट होते हैं एक जजमेंट के। ये सारी बातें आपके जजमेंट में आना जरूरी है। ठीक है, कल हम इन्हीं फैक्टों के ऊपर एक जजमेंट भी लिखेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये सारी बातें समझ में आ जाएगी कि जो हमने पढ़ा है एक एक पार्ट, वो जजमेंट में कहाँ कहाँ लिखते हैं, है ना? फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे एक बार आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है ना? तो कल हम चार्ज करेंगे। 5 मिनट बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस करते हैं, है ना?